हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो आपका पेपर 1 है, यानी कि शैक्षिक मूल्यांकन। ठीक है, शैक्षिक मूल्यांकन आज जो है उसकी आपकी पहली जो है पेपर को सॉल्व कराया जा रहा है, यानी कि आपका जो 2019 का प्रश्न पत्र है उसको सॉल्व कराया जा रहा है। ठीक है, तो पेपर 1 से हम स्टार्ट किए हैं। उसके बाद पहले हम पेपर 1 का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे, फिर पेपर 2 का सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर ऐसे ही कंटिन्यू हम सारी चीजों को सॉल्व करते हुए चलेंगे। देखिएगा, आप सभी को अब तक तो पता चल गया होगा क्योंकि आप थर्ड सेमेस्टर में पहुंच गए हैं। टोटल आपके जो 50 नंबर के प्रश्न होते हैं ना, उसमें आपके 40 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं। ठीक, जिसमें से आपका 15 नंबर जो होता है वो बहुविकल्पी का होता है। जो बच्चा बहुविकल्पी प्रश्न को और अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों को तैयार कर लेता है तो उसका फेल होने का चांस बिल्कुल रहता ही नहीं है। ठीक है, इनको आप तैयार कर लीजिए। 50 में से 25 आ जाएगा तो आप पास हो जाएंगे, कम होगा तो आप फेल हो जाएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नों की तरफ। तो 2 घंटे का समय होता है, आप सभी को पता है। 2 घंटे का टाइम होता है। कुल 40 प्रश्न होते हैं, जिसमें से 15 आपका क्या होता है, बहुविकल्पी होता है आपका। और 10 जो होता है वो आप 15 बहुविकल्पी, 15 आपका अतिलघु उत्तरी, और आपका 10 जो क्वेश्चन होता है वो आपका लघु उत्तरी होता है। तो ये जो 15 क्वेश्चन होता है वो हर एक प्रश्न के लिए एक एक नंबर, यानी 15 नंबर होता है। अतिलघु उत्तरी का भी सेम प्रोसेस है, एक प्रश्न एक नंबर का, यानी 15 प्रश्न 15 नंबर। आपका जो लघु उत्तरी प्रश्न होते हैं वो 10 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी 10 दूनी 20 नंबर का होता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ। ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न दिया है, मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान है, यानी कि पूछ रहा है जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है ना, उसका क्या सोपान है, यानी उसका क्या क्या स्टेप है। तो आप ध्यान दीजिएगा, आपका जो शिक्षण उद्देश्य है, ठीक, सीखने से उत्पन्न अनुभव है, व्यवहार परिवर्तन है। ठीक, ये जो तीनों है ना, ये आपके क्या है, मूल्यांकन की प्रक्रिया के सोपान है। ठीक, तो आपका उपर्युक्त सभी आंसर सही होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसको होती है। तो यानी पूछ रहा है कि जो मूल्यांकन होता है उसकी आवश्यकता किसको किसको होती है। ठीक, तो आपके जो छात्र होते हैं, शिक्षक होते हैं, अभिभावक और समाज होते हैं, इन सभी को आपकी शैक्षिक आवश्यकता की, सॉरी, मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता पड़ती है। ठीक, आप चाहे छात्र हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे समाज हो या अभिभावक हो, सभी की मूल्यांकन किया जाता है हर एक प्रकार से, है ना, ये आप सभी को पढ़ाया गया है। अगला प्रश्न है आपका, सामान्य रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं। तो आपके सामान्य रूप से देखा जाए तो आपके मूल्यांकन के 6 पक्ष होते हैं। ठीक, कितने पक्ष होते हैं, आपके 6 पक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है, यानी आपका जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है उसका केंद्र बिंदु कौन सा है। तो मूल्यांकन की जो प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है ना, वो आपका विद्यार्थी होता है। कौन होता है, विद्यार्थी होता है। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, सतत मूल्यांकन से तात्पर्य क्या होता है, वो पूछ रहा है। यानी सतत मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है, कॉन्टिन्यू, यानी ऐसा मूल्यांकन जो हमेशा होता रहे, है ना, लगातार होता रहे। तो देखिएगा, सत्र प्रारंभ से, यानी कि जब सेशन स्टार्ट होता है तब से लेके जब तक सेशन खत्म नहीं हो जाता, यानी सत्र अंत तक विद्यार्थी की जो योग्यता का आकलन होता है वही आपका सतत मूल्यांकन होता है। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, शैक्षिक शोध को सामान्यतया कितने वर्गों में बांटा गया है। तो आपका जो शैक्षिक शोध है इसको सामान्यतः 6 वर्गों में बांटा गया है। ठीक, कितने वर्गों में बांटा गया है, 6 वर्गों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है, यानी कि जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है इसमें कुछ नया क्या है ना, नवाचार क्या है। तो आपका जो अभिक्रमित अनुदेशन है, टोली शिक्षण है, और आपका खुली कक्षा कक्ष है, ये सभी आपका क्या है, शिक्षण अधिगम में आपका
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ये सब नवाचार है। ठीक, तो इसका आंसर आपका उपर्युक्त सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, पूछ रहा है आपका निम्न में से कौन सा ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपका विश्लेषण आता है, संश्लेषण आता है, मूल्यांकन आता है, लेकिन जो आपका मूल्य आंकना होता है ना, ये आपका ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ब्लूप्रिंट है, आपका जो ब्लूप्रिंट है वो क्या है? तो आपका जो प्रश्न पत्र की आधारशिला होती है, यानी ब्लूप्रिंट के द्वारा क्या होता है, प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है। ठीक, ब्लूप्रिंट क्या होता है, प्रश्न पत्र की आधारशिला होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या होता है? तो आपका जो क्रियात्मक शोध है इसका जो मूल आधार होता है वो होता है आपका समस्या भी हमारा और हल भी हमारा। ठीक, क्या होता है, समस्या भी हमारा और हल भी हमारा। ठीक, अगला प्रश्न है। किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है। तो कोई भी समस्या है उसका जो प्रस्तावित उत्तर होता है वो आपका परिकल्पना या फिर उपकल्पना कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है, परिकल्पना या उपकल्पना कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका, क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है। आपका जो क्रियात्मक शोध होता है वो टोटल 6 चरण में होता है। जो सबसे अंतिम वाला चरण होता है वो आपका क्या होता है, निष्कर्ष होता है। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? यानी कि जो दिल्ली का लाल किला है उसको किसने बनवाया था, यह किस प्रकार का प्रश्न है? तो आपका स्मृति संबंधी है। आपका ये दिल्ली का जो लाल किला है ये आपका यह स्मृति संबंधी प्रश्न है, यानी कि कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, तो यह जो है आपका स्मृति संबंधी प्रकार का प्रश्न है। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है, यानी कि सामुदायिक सहभागिता में नवाचार क्या है वो पूछ रहा है। तो आपका एनसीसी है, स्काउटिंग है, रेड क्रॉस संस्था है, ये सभी आपके क्या है, सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न कौन सा नहीं है? तो बहुविकल्पी प्रश्न तो है ही, एकांतर पद तो है ही, मिलान पद तो है ही, लेकिन आपका जो लघु उत्तरी प्रश्न है ना, ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न में नहीं आते हैं। ठीक, तो ये 15 क्वेश्चन है। आपको जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा था तब भी वहां पे कराया गया था। प्रीवियस ईयर का पेपर आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, वो अगर तैयार हो जाता है तो आपको क्या होता है कि अच्छे नंबरों से आप पास हो सकते हैं, है ना। चलिए अब प्रश्न हम देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तो ये भी टोटल 15 क्वेश्चन होते हैं आपके 15 नंबर के। तो चलिए देखते हैं, मैंने कॉपी में लिख के आपको सॉल्व कराया है, तो प्रश्न बोलते जाएंगे और वहां पे करते जाएंगे। ठीक, पीडीएफ चाहिएगा तो आप टेलीग्राम से कनेक्ट हो सकते हैं, वहां पे आपको जो है मिल जाएगा। ठीक, आपको वहां पे क्या होगा कि पीडीएफ मिल जाएगा। तो देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है, पूछा था क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा था कि मापन प्रतीक क्या होता है ना, मापन प्रतीक से क्या तात्पर्य है, यही क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो समझिएगा मापन प्रतीक होता क्या है। आपका इसमें 1 नंबर का प्रश्न आता है, तो इस वजह से आप इस तरह से सॉल्व करिए इसको, ताकि क्या करें कि आप टाइम सेव करिए ना। कुल 40 प्रश्न अगर हैं तो आपको यहाँ पे टाइम मैनेज करने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। बच्चों को प्रश्न के उत्तर तो पता होते हैं बट टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपका 2 नंबर में ज्यादा लिखना होता है, 1 नंबर में आपको कम लिखना होता है। तो चलिए देखते हैं मापन प्रतीक से क्या तात्पर्य है, इसको समझेंगे। तो मापन मूलतः तुलना करने की एक प्रक्रिया है। आपका जो मापन होता है ना, ये एक तुलना करने की प्रक्रिया होती है। ठीक, क्या होती है ये, तुलना करने की एक प्रक्रिया होती है। इसमें किसी भौतिक राशि की मात्रा की तुलना एक पूर्व निर्धारित मात्रा से की जाती है, यानी कि इसमें क्या होता है आपके मापन प्रतीक में कि भौतिक राशि की जो मात्रा होती है इसकी तुलना जो है एक पूर्व निर्धारित, यानी जो पहले से ही स्टैंडर्ड होता है या पहले से इसको निर्धारित कर दिया जाता है उससे जो है वो तुलना की जाती है। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, प्रश्नोत्तर नंबर संख्या जो है वो 17 पूछ रहा है कि
व्यापक मूल्यांकन का क्या अर्थ है? ठीक, व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या है वो पूछ रहा है प्रश्न में। ठीक, अभी आपको प्रश्न दिखाएंगे फिर उत्तर दिखाएंगे तो बहुत आपको वो हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। मैं प्रश्न को पूछ बता दे रही हूँ कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो प्रश्नोत्तर नंबर संख्या आपका 17 जो है उसमें पूछ रहा है व्यापक मूल्यांकन का क्या अर्थ है। तो समझिएगा व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या है। तो व्यापक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसके द्वारा बालकों के क्रियात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष एवं संज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन दक्षता आधारित मूल्यांकन के साथ साथ होता है। यानी कि व्यापक मूल्यांकन में क्या होता है कि बच्चे के हर एक पक्ष का मूल्यांकन किया जाता है ना, विस्तार में मूल्यांकन किया जाता है। तो व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, जिसमें क्या होता है बच्चों का क्रियात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष, इन सभी का क्या होता है मूल्यांकन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर। तो इसमें पूछ रहा है आपका परीक्षण में वैधता से क्या तात्पर्य है। ठीक, परीक्षण में आपके वैधता से क्या तात्पर्य है वो प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिएगा, परीक्षण में वैधता से आशय उस कार्यकुशलता से है जिससे वह परीक्षण उस तथ्य का मापन करता है जिसके लिए वह बनाया गया है। जो परीक्षण में वैधता, वैधता वैलिड होता है। ठीक, परीक्षण में वैधता का क्या तात्पर्य है उसको पूछा जा रहा है। तो समझिएगा, परीक्षण में जो वैधता है उससे आशय उस कार्य कुशलता से, यानी कि जो कार्य है उस कार्य कुशलता से है कि जिसके लिए वह परीक्षण बनाया गया है, उस तथ्य का मापन करना है ठीक, जिसके लिए वह बनाया गया है। यही आपका परीक्षण में वैधता से तात्पर्य है। चलिए अगला देख लेते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 19 को। तो इसमें पूछ रहा है आपका शिक्षा में नवाचार का अर्थ क्या है। तो शिक्षा में नवाचार का अर्थ पूछ रहा है। तो समझिएगा, नवाचार किसी नवीन कार्य को करना या किसी कार्य को नए ढंग से करना है ना। शिक्षा में नवाचार पूछ रहा है तो आपका जो नवाचार पहले समझ लीजिए क्या होता है। तो नवाचार का मतलब ये होता है कि किसी नए कार्य को ठीक करना, किसी नए ढंग से, है ना। किसी भी नवीन कार्य को, किसी कार्य को नए ढंग से करना ही आपका नवाचार होता है। तो आज जो है शिक्षा से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को महत्व दिया जा रहा है। यानी कि जो शिक्षा में आपके नए नए विधियों का उपयोग किया जा रहा है वही आपका शिक्षा में नवाचार है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 20 देख लेंगे। तो शैक्षिक शोध क्या है पूछ रहा है क्वेश्चन में। शैक्षिक शोध क्या है तो देखिएगा, शैक्षिक अनुसंधान, छात्र अध्ययन, शिक्षण विधियों, शिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण और कक्षागतिकी जैसे विभिन्न पहलुओं पर किया जाता है। ठीक, जो शिक्षा संबंधी समस्या, जो शिक्षा संबंधी समस्याओं पर किया जाता है। तो देखिएगा शैक्षिक शोध क्या होता है, यानी कि जो आपके शैक्षिक अनुसंधान होते हैं ना, यानी कि शैक्षिक अनुसंधान, छात्र अध्ययन शिक्षण विधियां जो होती है, शिक्षक प्रशिक्षण जो होता है ठीक, और कक्षागत की जैसे विभिन्न पहलुओं पर ये शैक्षिक शोध किया जाता है। जो शोध शिक्षा संबंधी समस्याओं पर किया जाता है वही आपका शैक्षिक शोध होता है। यानी कि आपके जो छात्र अध्ययन होते हैं, शिक्षण विधियां होती हैं, शिक्षक प्रशिक्षण होते हैं, इन सब पे जो शोध किया जाता है वही आपका शैक्षिक शोध होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 21 पूछ रहा है आपका कि क्रियात्मक शोध का अर्थ क्या है। ठीक, क्रियात्मक शोध का अर्थ क्या है तो इसको समझिएगा। क्रियात्मक शोध वह व्यवहारिक शोध से है जिससे विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं के वैज्ञानिक ढंग से हल करने का प्रयास स्वयं उसके द्वारा किया जाता है। क्रियात्मक शोध क्या होता है इसको समझिएगा। तो क्रियात्मक शोध ऐसा शोध होता है जिसमें क्या होता है कि विद्यालय से संबंधित जो लोग होते हैं, जैसे आपके टीचर हो गए, मैनेजर हो गए, ठीक, आपके प्रधानाध्यापक हो गए, उन वो जो होते हैं वो अपने अनुभव के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा जो जो समस्याएं होती है ना उसको वैज्ञानिक ढंग से जब हल करने का प्रयास करते हैं तो वही आपका क्रियात्मक शोध कहलाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न जो है वो पूछ रहा है कि क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरण कौन कौन से हैं वो पूछ रहा है।
तो क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरण निम्न है। तो पहला उपकरण है आपका अवलोकन और दूसरा जो आपका उपकरण है वो है प्रश्नावली। ठीक, पहला उपकरण है आपका अवलोकन और दूसरा जो प्रश्न है आपका उपकरण वो है आपका प्रश्नावली। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर नंबर 23 को देख लेते हैं। तो इसमें पूछ रहा है परिकल्पना क्या है। ठीक, क्या है परिकल्पना क्या है, तो इसको देखेंगे। परिकल्पना से प्रश्न बहुत पूछता है आपका, अभी ऑब्जेक्टिव में ही एक प्रश्न का पूछा है, 1 नंबर का प्रश्न पूछा है, यहाँ पे फिर से 1 नंबर पूछा है। परिकल्पना क्या होता है, तो समस्या का प्रस्तावित उत्तर ही परिकल्पना होता है, यानी कि जो समस्या का पहले ही प्रस्तावित उत्तर होता है, जो अनुमानित उत्तर होता है, वही ही आपका क्या होता है, परिकल्पना होता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो समस्या समाधान का पूर्व अनुमान ही परिकल्पना होता है, यानी कोई समस्या है उसके समाधान के लिए जो हम पहले अनुमान लगाते हैं वही आपका परिकल्पना है। ठीक, परिकल्पना को क्रियात्मक परिकल्पना भी कहते हैं। ठीक, परिकल्पना को क्या कहते हैं, क्रियात्मक परिकल्पना भी कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका लिखित परीक्षा की उपयोगिता लिखिए। ठीक, कि पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जो आपकी लिखित परीक्षा होती है उसकी क्या उपयोगिता है वो बताना है। तो पहला है आपका लिखित परीक्षा के द्वारा छात्र के भाषा ज्ञान की जानकारी प्राप्त होती है, यानी लिखित परीक्षा के द्वारा क्या होता है, बच्चों को जो भाषा का ज्ञान है ठीक उसकी जानकारी टीचर्स को होती है कि बच्चा किस प्रकार से कौन सा भाषा ज्ञान की जो है प्रयोग करता है। ठीक है, अगला है आपका इसके द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति के स्तर का पता चलता है, यानी कि बच्चे का किस प्रकार का विचार है, किस प्रकार से वह लिख रहा है, उसकी क्या क्या भाषा शैली है ना, किस प्रकार की उसकी हैंड राइटिंग है, कौन कौन से वो विचार हैं उसको उस टॉपिक को लेके। तीसरा है आपका लिखित परीक्षा द्वारा प्रस्तुतिकरण की शैली का ज्ञान होता है। लिखित परीक्षा के द्वारा क्या होता है, आप किस प्रकार से प्रेजेंट कर रहे हैं क्वेश्चन को, है ना, इन सब चीजों का ज्ञान टीचर्स को होता है कि बच्चा किस प्रकार से पढ़ रहा है। अगला प्रश्न है आपका सामाजिक कौशल मूल्यांकन के उपकरण कौन कौन से हैं, यानी सामाजिक कौशल मूल्यांकन के जो उपकरण है वो कौन कौन से हैं, तो देखते हैं। पहला है जो वो है आपका प्रत्यक्षीकरण, दूसरा जो है वो है समायोजन, तीसरा जो है वो है निर्देशित अनुक्रिया, ठीक, चौथा जो है वो है आपका यंत्रीकरण और पांचवा जो है वो है जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया। ठीक, आपके सामाजिक कौशल के जो मूल्यांकन के उपकरण है वो ये है प्रत्यक्षीकरण, समायोजन, निर्देशित अनुक्रिया, यंत्रीकरण, जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया, ये सब आपके सामाजिक कौशल मूल्यांकन के उपकरण है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 26 वाला। इसमें पूछ रहा है सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है लिखिए, यानी कि सामाजिक दृष्टिकोण से ठीक है मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है वो लिखना है। तो देख लेते हैं, पहला देखते हैं क्यों आवश्यक है। तो मूल्यांकन के द्वारा बालक के विषय में उपयोगी सूचनाएं प्राप्त होती हैं जिनका सामाजिक व्यवस्था बनाने में प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि मूल्यांकन के द्वारा क्या होता है कि बालक के विषय में जो उपयोगी सूचनाएं हैं वो प्राप्त होती है जिनका सामाजिक व्यवस्था बनाने में प्रयोग किया जा सकता है। तो दूसरा है आपका मूल्यांकन से व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान होता है, इसी ज्ञान से व्यक्तिगत शिक्षण संभव है। ठीक, देखिएगा अगला प्रश्न पूछ रहा है मांसपेशियों एवं आंगिक गतिविधियां मूल्यांकन किस पक्ष से संबंधित होता है। तो आपका जो मांसपेशियां एवं आंगिक गतिविधियां मूल्यांकन होता है वो आपके कौशलात्मक पक्ष से संबंधित होता है। ठीक, ठीक है, गतिविधियों मूल्यांकन का क्या होता है, कौशलात्मक पक्ष से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो है आपका मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं। तो देखिएगा मौखिक अभिव्यक्ति के साधन जो है वो है आपका भाषा है, व्याकरण है और आपकी बोली है, ये तीनों जो है वो आपके मौखिक अभिव्यक्ति के साधन है। अगला प्रश्न है देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 29। इसमें पूछ रहा है उपचारात्मक शिक्षण की दो विधियां लिखिए। देखिएगा पहली विधि है छात्रों की त्रुटियों एवं कमियों को समय समय पर शुद्ध करना, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण जो होता है उसके द्वारा हम क्या करते हैं
कि छात्रों की जो त्रुटि होती है, जो कमी होती है, उसको हम समय समय पर शुद्ध करते हैं। ठीक है। अगला जो है विधि क्या है, प्रत्येक छात्र के अधिगम संबंधी दोषों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 में पूछ रहा है क्रियात्मक शोध की शिक्षा में आवश्यकता बताइए, यानी जो आपका क्रियात्मक शोध है उसकी आवश्यकता क्या है, वो भी हमारे शिक्षा में। तो पहला देखेंगे, विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार एवं विकास करना। तो क्रियात्मक शोध के द्वारा हम क्या करते हैं, विद्यालय का जो कार्य प्रणाली है उसका हम सुधार भी करते हैं, उससे और क्या होता है, विकास होता है। अगला है, छात्रों एवं शिक्षकों में प्रजातंत्र के वास्तविक गुणों का विकास करना, यानी कि छात्रों का और शिक्षकों में जो है क्या करना, उनके गुणों का विकास करना। ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, विद्यालय के कार्यकर्ताओं, शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक तथा निरीक्षकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। ये सभी क्या है, आपकी क्रियात्मक शोध में शिक्षा की आवश्यकता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 31 पूछ रहा है आपका कि प्रश्नों के प्रकार को स्पष्ट करें, यानी कि क्वेश्चन में पूछ रहा है आपका कि प्रश्न के जो प्रकार है उसको बताना है। तो समझिएगा, जो प्रश्न होते हैं वो आपके निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका अल्प सूचित प्रश्न, दूसरा है आपका तारांकित प्रश्न और तीसरा है आपका अतारांकित प्रश्न। ठीक, तो इनके बारे में दो दो लाइन लिखते हुए चलेंगे तभी आपको 2 नंबर पूरा मिलेगा, नहीं तो फिर एक ही नंबर मिलेगा। अल्प सूचित प्रश्न देख रहे हैं हम। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या है। तो अल्प सूचित प्रश्न का तात्पर्य ऐसे प्रश्न से है जो अविलंब लोक महत्व के विषय से संबंधित है, इसको विभेद 2 तारांक लगातार किया जाता है। आपका अल्प सूचित प्रश्न जो होता है, ये ऐसे प्रश्न से तात्पर्य है इसका कि जो अविलंब लोक महत्व के विषय से संबंधित होता है। ठीक, दूसरा आपका जो है वो तारांकित प्रश्न है। इसमें क्या होता है, तारांकित प्रश्न का तात्पर्य ऐसे प्रश्न से है जिस पर दिए हुए उत्तर से, ठीक, उत्पन्न अनुपूरक प्रश्न अध्यक्ष की अनुज्ञा से किए जा सकते हैं। एक तारांक लगाकर उसका विभेद किया जाता है। ठीक, तीसरा जो है आपका अतारांकित प्रश्न, ये क्या है देखेंगे। तो अतारांकित प्रश्न उस प्रश्न का तात्पर्य है जिसका लिखित उत्तर संबंधित सदस्य को दिया जाए और जिस पर अनुपूरक प्रश्न करने की अनुज्ञा ना हो। इस प्रश्नों के विषय में भी वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो तारांकित प्रश्नों के लिए निर्धारित होती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्नोत्तर नंबर 32 पूछ रहा है, मूल्यांकन के क्रियात्मक पक्ष को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक, मूल्यांकन का जो क्रियात्मक पक्ष है इसका जो है उदाहरण सहित बताना है। तो देखिएगा, मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब शिक्षक द्वारा सीखने सिखाने की प्रक्रिया पूर्ण होती है तो अधिगम स्तर की जांच होती है, इसे ही मूल्यांकन कहा जाता है। मूल्यांकन के आपके प्रमुख 3 पक्ष होते हैं। ठीक है, पहला है आपका संज्ञानात्मक पक्ष। तो देख लेते हैं, यहाँ पे आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, बाकी आपका एग्जाम में सिर्फ पूछा है मूल्यांकन के क्रियात्मक पक्ष से। ठीक, तो समझते हैं संज्ञानात्मक पक्ष क्या है। तो संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत वे शैक्षिक उद्देश्य आते हैं जो मुख्यतः मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित होते हैं। इस पक्ष के मुख्यतः 6 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं, 6 स्तर होते हैं। यहाँ से आपका 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव हमेशा बनेगा कि ज्ञान बोध अनुप्रयोग दे देगा, एक अलग दे देगा, फिर बोलेगा कि संज्ञानात्मक पक्ष इसमें से कौन कौन से है ना। तो ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये सब आपके क्या है, संज्ञानात्मक पक्ष के ये सब जो है स्तर है। ठीक, दूसरा हम देख लेते हैं भावात्मक पक्ष क्या होते हैं। भावात्मक पक्ष, तो भावात्मक पक्ष का संबंध व्यक्ति के आंतरिक व्यवहार से होता है। यह व्यक्तियों के व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण पक्ष होता है। ठीक, भावात्मक पक्ष जो होता है वो निम्न वर्गों में विभक्त किया गया है। कौन कौन सा वर्ग है, ग्रहण करना, अनुक्रिया करना,
मूल्यांकन करना, संगठन करना, मूल्य द्वारा विशिष्टीकरण, ये सब आपके भावात्मक पक्ष के जो है वर्ग हैं। ठीक, अब जो प्रश्न पूछ रहा है क्रियात्मक पक्ष, उसके बारे में हम पढ़ लेंगे। यहाँ पे मूल्यांकन का जो पक्ष है उसको सारा आपको पढ़ा दिया गया, ताकि जो है यहाँ से आपका एक प्रश्न क्या दो तीन प्रश्न तैयार हो जाए। ठीक, देखेंगे, इसे कौशलात्मक पक्ष भी कहा जाता है। ठीक है, आपका जो क्रियात्मक पक्ष होता है इसे कौशलात्मक पक्ष भी कहा जाता है। क्रियात्मक पक्ष मुख्यतः मांसपेशियों एवं आंगिक गतिविधियों से संबंधित होता है, यानी जो हम एक्टिविटीज करते हैं वही आपका क्रियात्मक पक्ष होता है। ठीक, जो किसी कार्य के करने में शरीर के अंगों के दक्षता पूर्ण कुशल संचालन के भाव को लेकर है, यानी आपका जो क्रियात्मक पक्ष होता है इसे कौशलात्मक पक्ष भी कहा जाता है। क्रियात्मक पक्ष जो होते हैं वो मुख्यतः क्या होते हैं, आपकी जो मांसपेशी होती है, आंगिक गतिविधि होती है, उससे संबंधित होता है। जो किसी कार्य के करने में शरीर के अंगों के दक्षता पूर्ण कुशल संचालन के भाव को लेकर होता है। ठीक, अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर, शैक्षिक नवाचार का महत्व बताना है कि शैक्षिक नवाचार का क्या महत्व होता है वो बताना है। तो शैक्षिक नवाचार का महत्व निम्न है। पहला जो है वो देखेंगे, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशील बनाने के लिए। आपका जो शैक्षिक नवाचार है इसका पहला महत्व यही है कि जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है इसको और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, है ना। तो शिक्षण अधिगम की प्रभावशीलता हेतु नवाचारों का प्रयोग आवश्यक है। ठीक, दू, दूसरा जो महत्व है वो है आपका ज्ञान का स्थायित्व। ठीक, जो दूसरा है वो है आपका ज्ञान का स्थायित्व। तो शिक्षा में नवाचारों के प्रयोग से पूर्व छात्रों को प्राप्त ज्ञान कुछ समय के बाद विस्मृत हो जाता है, यानी कि जो बच्चों को ज्ञान दिया जाता है या जो कुछ भी पढ़ाया जाता है वो कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि बच्चे उसको भूल जाते हैं। ठीक, इसका प्रमुख कारण छात्रों को सक्रिय भूमिका का ना होना था, यानी कि जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं कि उनको जो पढ़ाया जाता है वो भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं, क्योंकि बच्चे एक्टिव नहीं रहते हैं। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं। तीसरा जो है महत्व, नवीन शिक्षण विधियों के ज्ञान के लिए। तो आपका जो नवीन शिक्षण विधि है उसका ज्ञान नवाचारों के प्रयोग से ही संभव है। शिक्षण व्यवस्था में सूक्ष्म शिक्षण, अनुदेशन एवं दल शिक्षण आदि संपत्तियों को जन्म देने वाले को श्रेय नवाचार को ही है। ठीक, अगला जो महत्व है वो है शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु। तो शैक्षिक उद्देश्यों की जो प्राप्ति के लिए शिक्षा व्यवस्था में अनेक प्रकार के परिवर्तन किए गए हैं, परंतु इससे पूर्ण सार्थक परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं। बहुत सारे महत्व हैं, आप कोई भी तीन चार जो आपको इजी लगे वो आप याद करके वो लिख सकते हैं। ओके, अगला महत्व देख लेते हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग के लिए। तो प्राचीन समय में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता था, जिससे छात्रों में ज्ञान के प्रति क्या होता था, निरस्ता पैदा हो जाती थी। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34, जो कि पूछ रहा है आपका क्रियात्मक पक्ष के चरणों को लिखिए। तो आपको पता है कि आपका जो क्रियात्मक शोध है या क्रियात्मक पक्ष है उसके कुल 6 चरण है। ठीक, यहाँ से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में बना है, 1 नंबर का अति लघु उत्तरी में बनता है, 2 नंबर का आपका जो है लघु उत्तरी में बनता है। ठीक है, देखेंगे 6 चरण कौन कौन से हैं। तो पहला चरण है आपका समस्या की पहचान। सबसे पहले हम समस्या को पहचानते हैं। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, समस्या चुनने चुनने का कारण क्या है उसको देखते हैं। तीसरा है आपका क्रियात्मक परिकल्पना। चौथा है आपका कार्य विधि। पांचवा है आपका प्रदत्त विश्लेषण और छठा है आपका निष्कर्ष। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका परीक्षण एवं मापन में अंतर स्पष्ट करना है। तो देखते हैं मापन और परीक्षण में क्या अंतर है वो देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो पहला है आपका जो मापन और परीक्षण में अंतर है वो है मापन का संबंध भौतिक गुणों से होता है। ठीक, और आपका जो परीक्षण है इसका संबंध आपका मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक गुणों से होता है। ठीक, दूसरा जो है आपका वो है
मापन का क्षेत्र व्यापक होता है और आपका जो परीक्षण है इसका क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है, अत्यंत सीमित होता है। ठीक, अगला है आपका, मापन में किसी सामान्य प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है और आपका जो परीक्षण के माध्यम होते हैं इसमें व्यक्ति जो होता है वो विशेष की विषय में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, सेमेस्टर पद्धति से क्या आशय है। ठीक, सेमेस्टर पद्धति से आशय क्या है, ये प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो देखते हैं सेमेस्टर पद्धति होता क्या है। तो सेमेस्टर पद्धति की जो अवधि होती है वो 6 माह निर्धारित की जाती है। एक वर्ष में 2 सेमेस्टर की पढ़ाई कराई जाती है। उन दोनों सेमेस्टर में अलग अलग विषयों की पढ़ाई छात्रों को करनी होती है। कई पाठ्यक्रम आजकल सेमेस्टर पर आधारित है, जैसे आपका डीएलएड हो गया, बीटेक हो गया, एमबीए हो गया, एमटेक हो गया, एमसीए हो गया, ये सभी आपके सेमेस्टर पद्धति पे जो है आधारित है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे, सतत और वार्षिक मूल्यांकन में पुनर्बलन से क्या तात्पर्य है। तो देखिएगा, सतत मूल्यांकन जो होता है वो आपका निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। इसमें शिक्षा तथा मूल्यांकन दोनों साथ साथ चलते हैं। औपचारिक शिक्षा की प्रत्येक संभव स्थिति तथा गतिविधि में मूल्यांकन अपना कार्य करता है। ठीक है, मूल्यांकन करते समय अच्छा कार्य करने वाला छात्र को निरंतर प्रोत्साहित किया जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं प्रश्न, एक उत्तम परीक्षण यानी कि 38 में पूछ रहा है एक उत्तम परीक्षण की विशेषता क्या होती है वो बताना है। तो देखेंगे, पहला है आपका व्यापकता होता है, वस्तुनिष्ठता होती है और वैधता होता है। क्योंकि आपका 2 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है तो आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा, है ना। तो व्यापकता में क्या होगा वो देख लेते हैं। व्यापकता उत्तम परीक्षण की प्रमुख कसौटी है। इसमें उस प्रकार के प्रश्नों को स्थान दिया जाता है कि वे उस क्षेत्र की समस्या पहलुओं का मापन कर सके। ठीक, अगला जो है वस्तुनिष्ठता वो देखेंगे। तो वस्तुनिष्ठता से आशय है कि परीक्षण उस स्तर के परीक्षार्थियों के अनुकूल हो और सम्मिलित सभी प्रश्नों के एक निश्चित उत्तर हो ताकि उन्हें जांचने में परीक्षक की भावना पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तीसरा वैधता है। तो वैधता से हमारा आशय है कि जिस उद्देश्य की पूर्ति हेतु परीक्षण का निर्माण हुआ है वह उस उद्देश्य की पूर्ति करे। ठीक, ये आपका वैधता है। और आपका चौथा है विश्वसनीयता, पांचवा है आपका मितव्ययिता और छठा है आपका सर्वमान। देखिए 2 नंबर का प्रश्न आता है, आपको जो भी इजी लगे उसका आप डिटेल में लिख सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 39 जो है देखेंगे। तो 39 में पूछ रहा है कि प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में नवाचार यानी कि आपको जो प्रेयर पे जो एक्टिविटीज कराई जाती है उसमें क्या नवाचार है वो देखेंगे। तो पहला है आपका मानसिक शांति। ठीक, तो मानसिक शांति में क्या है, इस प्रार्थना से छात्रों के मन को पूर्ण शांति प्राप्त होती है तथा उन्हें पूरे दिन कार्य करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। जब आपका प्रेयर होता है तो वहां पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज कराई जाती है जिससे क्या होता है, बच्चे पूरे दिन तक बिल्कुल एनर्जी फील करते हैं। दूसरा है आपका सदविचार, जो प्रेयर के टाइम स्लोगन्स वगैरह बताते हैं टीचर्स, है ना। प्रार्थना स्तर पर बच्चों के द्वारा सदविचार भी दिए जाते हैं। इन विचारों को महापुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया गया होता है जो प्रेरणादायक होते हैं। ठीक है, अगला है आपका समाचार। तो प्रायः आजकल प्रार्थना स्तर पर समाचार भी पढ़े जाते हैं, यानी कि जो डेली की न्यूज होते हैं जो बहुत ज्यादा मतलब बच्चों के लिए जरूरी होते हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं, ठीक, करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, वो प्रेयर के टाइम ही बच्चों को बताए जाते हैं। चौथा है आपका स्वच्छता। तो प्रार्थना स्थल पर ही शिक्षकों द्वारा छात्रों को गणवेश संबंधी तथा शरीर संबंधी स्वच्छता का निरीक्षण किया जाता है। प्रेयर टाइम ही आपके नेल्स चेक होते हैं, है ना, ड्रेस चेक होते हैं, शूज वगैरह प्रॉपर है कि नहीं, ये सब आपका प्रेयर टाइम ही चेक होता है। अगला है पर्यावरणीय विचार। तो वर्तमान समय में पर्यावरण प्रदूषण एवं असंतुलन के कारण विद्यालयों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने के लिए पर्यावरणीय विचार भी प्रार्थना स्थल पर दिए जाते हैं। ठीक, चलिए अब हम देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 पूछ रहा है रचनात्मक मूल्यांकन एवं आकलित मूल्यांकन की तुलना करिए। ठीक, तो देखेंगे आपका जो रचनात्मक मूल्यांकन है इसको अंग्रेजी भाषा में फॉर्मेटिव कहा जाता है। ठीक,
इसका अर्थ रचनात्मक तथा आरंभिकता दोनों से लिया जाता है। यह मूल्यांकन छात्र में होने वाले उस व्यवहारगत परिवर्तन की ओर संकेत करता है जिससे वह सैद्धांतिक विषयों से प्रायोगिक विषयों की ओर अग्रसर होता है। ठीक, वो आपका रचनात्मक मूल्यांकन है। आकलित मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? तो आकलित मूल्यांकन का अर्थ प्रायः योगात्मक मूल्यांकन के संदर्भ में लिया जाता है, क्योंकि समेटिव को का अर्थ योग से भी होता है। इस मूल्यांकन में छात्रों के संपूर्ण पक्षों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित की जाती है तथा उनका संश्लेषण व विश्लेषण करते हुए छात्र का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक, ये आपका रचनात्मक और अंक आकलित मूल्यांकन हो गया। तो देखिएगा, टोटल हमने 40 क्वेश्चन को डिस्कस किया आज। वो भी आपका 2019 का पेपर था, और कल की क्लास में हम जो है 2022 का पेपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि 20-21 का हुआ नहीं था, 22 और 23 का करेंगे। और उसके बाद फिर पेपर 2 का करेंगे, समावेशी शिक्षा का पेपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास को यही एंड करते हैं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को हमें सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप अपने अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि हमसे ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सकें। ठीक, तो चलिए, हमारी मेहनत के लिए एक लाइक एक कमेंट तो बनता ही है। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ाई करते रहिए और रिवीजन करते रहिए। ओके, थैंक यू।